चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जरा। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फाइनेंशियल एसेट क्या है। फाइनेंशियल एसेट के अंदर हमने देखा था कि डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए तीन तरीके हैं: एमोटाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पी एन एल। अच्छा, हमने यहाँ पर एमोटाइज कॉस्ट को देखा था और एमोटाइज कॉस्ट के अंदर हमने टेबल बनाया था, जिस टेबल के अंदर हमने चार कॉलम्स बनाए थे, जिसके अंदर ओपनिंग ईयर का कॉलम था, ओपनिंग बैलेंस था, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और फिर क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास था। और फिर हमने उसी तरीके से जो है वो टेबल को कंटिन्यू किया और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हमारे पास यहाँ पर हमने देखी थी कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है। दैट इज द इंटरेस्ट इनकम। इसी तरीके से आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 10 को डाटा को हम रीड करते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहा है। ऑन 1 जनवरी 2001 अबेकस कंपनी परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अगेन देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको ये आइडेंटिफाई करके नहीं देगा कि ये फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं परचेज कर रहा हूं सो इट मींस आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, अगर मैं परचेज कर रहा हूं सो इट मींस मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अगर मैं परचेज कर रहा हूं उसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, दैट इज एमोटाइज कॉस्ट, ओसीआई और पीएनएल। अच्छा खैर, फॉर द फेयर वैल्यू, सर व्हाट इज दैट फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू क्या है? दैट इज द मार्केट वैल्यू। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि दो तरह की वैल्यूज होती हैं, तीन तरह की वैल्यूज होती हैं: पार वैल्यू, फेयर वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू। याद आ रहा है? पार वैल्यू, फेयर वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू। ये फेयर वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिस वैल्यू पे आपने डिबेंचर परचेज किए हैं। The debt instrument is due to mature on 31st March 2000, sorry 31st December 2005, यानी कि 2001, 2, 3, 4 और 5, 5 साल के 5 साल इसका मेच्योरिटी पीरियड है। द इंस्ट्रूमेंट हैज अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1250। है कोई इस महफिल के अंदर जो मुझे बता सके कि 1250 क्या है? जी, है कोई जो मुझे बता सके कि 1250 क्या है? ये 1250 क्या है कोई जो मुझे बता सके कि 1250 क्या है? जी जनाब, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें जरा, बताएं मुझे जरा ये 1250 क्या है? ये 1250 क्या है? बताएं जरा 1250 क्या है? जी, तमाम लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज। हेलो। जी, पार वैल्यू है, ये पार वैल्यू है, दैट इज द फेस वैल्यू। पार वैल्यू कह लें या इसको फेस वैल्यू कह लें, बात एक ही है। चलें हम आगे चलते हैं। And the instrument carries a fixed interest rate of 4.72 that is paid annually. चलें बताएं जरा, 4.72% क्या है? 4.72% क्या है, बताएं जरा। जी, 4.72% क्या है, बताएं जरा। 4.72%, that is paid annually. Very good, very good. Shabash Raheen, very good Mariam. दैट इज द कूपन रेट, दैट इज द कूपन रेट, क्योंकि याद रखिएगा वो इंटरेस्ट जो पे होता है वो कूपन रेट होता है। आगे चलते हैं सर, और कॉमन सेंस भी है कि अगर ये इफेक्टिव रेट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जो दूसरा रेट होगा वो कूपन रेट होगा। अगर इफेक्टिव रेट 10% है तो ऑब्वियसली 4.72% इज द कूपन रेट। करना क्या है सर? वही मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, 5 साल का आपने बताना है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट करनी है। सर कैसे करेंगे इसके लिए? उसी तरीके से हम कॉलम्स बनाएंगे। नंबर वन, ईयर्स का कॉलम बनेगा। नंबर टू नंबर टू ओपनिंग बैलेंस का कॉलम बनेगा। ओपनिंग बैलेंस का कॉलम बनेगा। नंबर थ्री, इसी तरीके से फिर हम यहां पर रखेंगे इफेक्टिव रेट, और फिर इसके बाद आएगा दैट इज द कूपन रेट, और फिर इसके बाद आएगा दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। चलें स्टार्ट करते हैं जरा। ईयर वन, 1 जनवरी 2001, ईयर वन के ऊपर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? चले बताएं, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 1250 या 1000? जी, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 1000 होगा या 1250 होगा?
ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 1250 होगा या 1000 होगा? 1000 होगा मरियम, 1000 होगा। 1250 पार वैल्यू है। तो सर ये तो ज्यादा है, वो तो कम है, तो क्या हो गया? पार वैल्यू से कम पे हमने परचेज किया है। 1000 है हमारी इन्वेस्टमेंट, देखिए लिखा हुआ है ना, परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर 1000। 1000 का हमने खरीदा है। मरियम, आर यू क्लियर विद दिस वन? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी फिलहाल इसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, होती तो मैं उसको कैपिटलाइज कर देता। चले, इफेक्टिव रेट इज 4.72%। जल्दी से कैलकुलेटर आप लोग के हाथों में हो। 1000 का 4.72% कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं जरा। जी, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। 47.2, सॉरी 10%, 10%, 10%, माय बैड राइन, माजरत, गुस्सा मत कीजिएगा। बिल्कुल 10% लगे। इफेक्टिव रेट इज 10%, कूपन रेट इज 4.72%। इफेक्टिव रेट 10% है। 1000 का 10% कितना आ रहा है? देखिए 1000 का 10% कितना आ रहा है? 100। हेलो। चलें, कूपन रेट, अच्छा कूपन रेट के बारे में उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू कितनी है मुझे बताएं, डिवेंचर की पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू 1250, वेरी गुड। 1250 के ऊपर, 1250 के ऊपर लगाए 4.72%। 1250 के ऊपर लगाए 4.72%, दैट इज 59। वेरी गुड। इसका मतलब ये कि $100 इन्वेस्ट किए थे, सॉरी $1000 इन्वेस्ट किए थे। 100 का इफेक्टिव रेट और 59 की अमाउंट आपको पे कर दी गई। दैट इज ओपनिंग प्लस इफेक्टिव माइनस कूपन। क्लोजिंग बैलेंस बताएं जरा कितना आ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस बताएं जरा कितना आ रहा है? 1041, वेरी गुड। 1041, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा सब। जो इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि 1041। इफेक्टिव रेट लगाएं जरा 1041 के ऊपर 10% इफेक्टिव रेट। इन शॉर्ट नहीं, इन लॉन्ग भी ऐसा ही है हमजा। 1000 मार्केट वैल्यू है, 1250 पार वैल्यू है। बिल्कुल सही है, लॉन्ग शॉर्ट सब में यही ऐसा ही है। चले, 1041 के ऊपर 10% लगाया तो 104.1। नाइस। कूपन रेट सेम रहेगा, यानी कि कूपन अमाउंट 59। क्लोजिंग बैलेंस जल्दी बताएं जरा, जल्दी बताएं जरा क्लोजिंग बैलेंस। अरे बताओ यार। 1086.1, चलिए छोड़ दे पॉइंट। 1086, 1086, याद रखिएगा 5 साल का है ये। तो 20x3, 20x4 और 20x5। चलिए जनाब, जो इस ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। चले बताएं जरा इंटरेस्ट, जल्दी जल्दी यार, कोई थोड़ा सा जल्दी काम करें। क्लोजिंग बैलेंस। जी जनाब, क्लोजिंग बैलेंस, ईयर 3 का क्लोजिंग बैलेंस। चलिए जनाब, 1136, 10%, 113.6 -59।
जी बताएं जरा क्लोजिंग बैलेंस। 1191। जो इस ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। कितना आ रहा है? 119.1 कितना आएगा? इंटरेस्ट ही आ रहा है 119.1। चलें और माइनस। अब माइनस क्या करेंगे? दोनों को प्लस करके, याद रखिएगा दोनों को प्लस करके। इन दोनों को, क्योंकि लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी वो पूरी की पूरी अमाउंट पे कर दी जाएगी। यानी कि लास्ट ईयर जो भी बैलेंस होगा वो इन्वेस्टर को पूरा रिसीव हो जाएगा। यानी कि अब जो भी है 1191 प्लस 119.1 जो भी है, ये पूरा अमाउंट हम इसको पे कर देंगे, यानी कि 1310। 1310। और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा जीरो, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा जीरो। जी इसको जरा कॉपी करें, फिर मैं रिक्वायरमेंट पूछता हूँ आप लोगों से। जी इसको जरा कॉपी कर लें तो मुझे बताएं जरा, फिर मैं रिक्वायरमेंट पूछता हूँ। अगर कॉपी कर लिया है तो मुझे बताएं, फिर मैं रिक्वायरमेंट पूछता हूँ। चलें जनाब। अच्छा अब सुनिएगा जरा रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट सुनिएगा जरा, रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ईयर थ्री, गौर से सुनिएगा रिक्वायरमेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईयर थ्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ईयर थ्री, गौर से सुनिएगा। ईयर थ्री पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं ईयर थ्री पे पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितना जाएगा, बताएं जरा जल्दी से, शाबाश। ईयर थ्री में व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर थ्री। वेरी गुड, वेरी गुड। करंट एसेट के नॉन करंट एसेट, करंट एसेट के नॉन करंट एसेट। ये 1191 कौन है? ओ हमजा, ओ भाई हमजा वापिस आ। ओ हमजा भाई, हमजा भाई कहाँ चला गया? हमजा भाई इधर आओ। हमजा भाई, हाँ भाई, ईयर थ्री पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1136 आ रही है। भाईजान हमजा समझ रहे हो आप? आपका स्लिप ऑफ आइज हो गया लगता है। हाँ स्लिप ऑफ आइज हो गया है, तुमने नीचे वाली वैल्यूज देख ली, नजरों की हिफाजत करो। अगर 2003 का पूछा गया है तो 2003 के अंदर इन्वेस्टमेंट 1136 है। इट्स ओके, इट्स ओके, माफ किया तुझे।
अच्छा जनाब, अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर 4, ईयर 4 का बताएं जरा। ईयर 4 पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉग्नाइज होगा, ईयर 4 पे इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉग्नाइज होगा, बोलो ना। वेरी गुड, वेरी गुड। और इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉग्नाइज होगी? करंट एसेट होगी कि नॉन करंट एसेट होगी? वेरी गुड राइन, शाबाश। नाउ दिस विल बी रिकॉग्नाइज एज अ करंट एसेट, नाइस, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको आखिरी बात बताऊं। मैंने क्या कहा था, ये जो लास्ट शेयर की पेमेंट है ना, इस लास्ट शेयर की पेमेंट के अंदर हमेशा दो टुकड़े होते हैं। इस लास्ट शेयर की पेमेंट के अंदर हमेशा दो टुकड़े होते हैं। एक होता है कूपन अमाउंट, एक होता है कूपन अमाउंट, और एक होता है रिडीमेबल वैल्यू। आई रिपीट, इस लास्ट शेयर की पेमेंट के अंदर हमेशा दो अमाउंट होते हैं, एक कूपन अमाउंट होता है और एक होता है रिडीमेबल वैल्यू। कूपन अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, कूपन अमाउंट कितना है? कूपन अमाउंट है दैट इज 59, 59। अब 1310 में से 59 कूपन अमाउंट है। मुझे बताओ रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? हालांकि क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू की कोई बात नहीं की हुई, रिडीमेबल वैल्यू की कोई बात, 1250, 1250, 1250। और ये 1250 क्या रिडीमेबल वैल्यू है? याद रहे, अगर तो क्वेश्चन में एग्जामिनर खुद दे रहा है रिडीमेबल वैल्यू, परफेक्ट है। नहीं दे रहा तो याद रखिएगा रिडीमेबल वैल्यू इज नॉर्मली इक्वल्स टू द पार वैल्यू। यानी कि जो पार वैल्यू होती है वही नॉर्मली रिडीमेबल वैल्यू होती है। सुनते हो? देखें क्वेश्चन के अंदर 1250 आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। यानी कि जब आपको रिडीम किया जाएगा तो जो आपके डिबेंचर या बॉन्ड्स की पार वैल्यू होगी, अगर तो रिडीमेबल वैल्यू गिवन है फिर तो परफेक्ट है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसमें कहा था कि प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा, तो प्रीमियम किस पे लगाया था? पार वैल्यू पे। और अगर कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है तो पार वैल्यू ही आपको रिडीम की जाएगी। पार वैल्यू अलोंग विद द लास्ट शेयर का कूपन, ये दो अमाउंट मिला के आपको आखिरी साल के अंदर पे कर दी जाएगी और आपका बैलेंस नील हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी जनाब, अगर कॉपी कर लिया है तो अगला क्वेश्चन दिखाऊं आप लोग को, सॉल्व करेंगे। अब ये राहीन, ये जो है ना, कंपनी का मैटर होता है। अब कंपनी जब इन्वेस्टर को ये ऑफर करती है कि हम ये करेंगे, तो इन्वेस्टर अपनी पूरी कैलकुलेशन करता है। अब उसके अंदर इंटरेस्ट जो है ना, यानी कि जो आपकी पार वैल्यू थी वो आपको दे दी गई, और इंटरेस्ट आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पे करते रहे ना, यानी कि कूपन अमाउंट हम आपको देते रहे इसके अंदर। तो अल्टीमेटली अब अगर आप देखें, यानी कि अगर आप देखना चाह रही हैं इन्वेस्टर फायदे में या नुकसान में, तो आप ये देखें इन्वेस्टर ने लगाए कितने, इन्वेस्टर ने लगाए कितने, $1000 लगाए। अब इन्वेस्टर को मिला क्या? अब आप इस पूरे कॉलम का टोटल कर लें, यानी कि आप मेमन वाली अप्रोच देखना चाह रही हैं, आप देखना चाह रही हैं इन्वेस्टर के मीडियो करो। तो ये देंगे 1310 +59 +59 +59 +59, देखिए कितना आ रहा है भाई। दबे करें जरा, इस कॉलम का पूरा टोटल करें जरा। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको आपकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। 15456, 1546, सॉरी 1546, ऐसे ही है। और आपने लगाए कितने थे? $1000 लगाए थे। इसका मतलब बाकी का जो 546 है वो आपका इंटरेस्ट है। तो ये सूद आपने कमा लिया ना 5 साल में, ये 5 साल में आपने सूद कमा लिया। अब आप चाह रही हैं कि नहीं सर आखिरी साल के अंदर मुझे और भी सूद मिले, बस कर जाए, जान ले लें बच्चे की अब। हमजा, हाँ देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी 5, एग्जामिनर जो है ना 5 साल का एक्सट्रैक्ट नहीं पूछेगा, एग्जामिनर किसी एक साल का एक्सट्रैक्ट पूछेगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना, मैंने अभी पूछा 2003, तो हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे दे कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन ईयर 3, तो सिर्फ ईयर 3 का आप बताएंगे। हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हमने पूरे 5 साल का बना लिया। एग्जाम के अंदर आपको ये पूरे 5 साल का टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर पूछता है ईयर 2 का बताओ, तो मैं अपना टेबल यहाँ पे एंड कर दूंगा, मुझे पूरे 3 साल और मजीद कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। हमजा, आर यू गेटिंग द पॉइंट?
अच्छा अच्छा, डांट क्यों रहा है, बता रहा हूँ। हमजा बोल रहा है सर फीस दिए काम पूरा करें। 2005 का एक्सट्रैक्ट बताएं। अच्छा भाई चल, चले बताएं जरा 2005 के अंदर पीएनएल, पीएनएल मेरा भाई, पीएनएल कितना आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चले, और अब मुझे बताएं कि 2005 के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। हेलो। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ गुड क्वेश्चन। गुड गुड। चलें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कुछ बातें सीखने को मिलेंगी हमें। कहना ऑन 1 जनवरी 2001 टोक्यो बॉट अ $1,000 5% बॉन्ड। पहली बात नोट करें कि जब बॉन्ड या डिबेंचर के साथ जो परसेंटेज दिया हुआ होता है, बॉन्ड या डिबेंचर के साथ जो परसेंटेज दिया हुआ होता है, इस ये कूपन रेट होता है। वैसे जब आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि एक जगह इफेक्टिव रेट दिया हुआ होगा, तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा रेट है ये कूपन रेट है। यानी कि कूपन रेट आपके पास है यहाँ पर फॉर $95,000। कह रहा है कि टोक्यो बॉट अ $1,000 5% बॉन्ड फॉर $95,000। है कोई जो मुझे बता सके कि $95,000 क्या है। $95,000 क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज अ फेयर वैल्यू। अच्छा फिर ये बताएं कि अगर $95,000 इन्वेस्टमेंट है तो ये 1 लाख क्या है, ये 1 लाख क्या है। प्लीज सब पार्टिसिपेट करें जरा, मुझे सब पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए, बताएं जरा फिर। हुजैफा, मरियम, मोहम्मद अली, राहीन, हमजा, अदील, आयशा, फहद। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, ये प्रेजेंट वैल्यू है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जुनैद बॉट अ पेन, जुनैद बॉट अ पेन ऑफ 20 फॉर $25। यानी कि 20 वाला पेन 25 रुपए में है, 20 वाला पेन 25 रुपए में है। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, टोक्यो बॉट अ $1 लाख 5% बॉन्ड फॉर $95,000। सो $95,000 इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कह लें, और 1 लाख इज बेसिकली द पार वैल्यू या फेस वैल्यू कह लें या प्रिंसिपल वैल्यू कह लें। अच्छा एक और बात, हमने अब खरीदा है, इसका मतलब खरीदने का मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है। खरीदने का मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या खरीदा है, बॉन्ड खरीदा है। बॉन्ड का मतलब इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है। और एमोटाइज कॉस्ट से भी कर सकते हैं, ओसीआई से भी और पीएनए से भी। खैर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। इनकरिंग एंड एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ $2,000। है कोई जो बता सके कि $2,000 क्या है। टेक केयर, टेक केयर, रहीन, उजैफा, टेक केयर, टेक केयर। हाँ वेरी गुड, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, वेरी गुड। ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, इट्स अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इट्स अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ $2,000। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एनुअली इन एरियर्स, ठीक है। द बॉन्ड विल बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5960 ओवर द नॉमिनल वैल्यू। यानी कि रिडीम होगा 5960 का प्रीमियम होगा, प्रीमियम का मतलब ज्यादा अमाउंट मिलेगी ओवर द नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू के ऊपर। यानी कि 1 लाख, 1 लाख अगर पार वैल्यू है
1 लाख अगर पार वैल्यू है तो उसके ऊपर 5960 का प्रीमियम मिलेगा। इट मींस 105960 ये रिडीमेबल वैल्यू होगी। खैर, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए कहीं पे भी रिडीमेबल वैल्यू का कोई खास काम नहीं है, दी हुई है तो हमने डिस्कस कर लिया। कब होगा रिडीम? 31 दिसंबर 2013 पे। कितने साल बाद? 1 2 3, बस 3 साल बाद रिडीम होगा, यानी कि 3 साल का बॉन्ड है ये। इफेक्टिव रेट इज 8%। मैंने कहा ना, इफेक्टिव रेट 8% है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा परसेंटेज दिया हुआ है वो कूपन रेट होगा। दैट मेक सेंस। द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज एज फॉलोज। अब कह रहे हैं 2001 के एंड पे बॉन्ड की फेयर वैल्यू 1,10,000। 2002 के एंड पे बॉन्ड की वैल्यू थी 1,04,000। रिक्वायर्ड करना क्या है? कह रहा है शो दी कैलकुलेशन या एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन हाउ द बॉन्ड विल हैव टू बी अकाउंटेड फॉर ऑल रेलिवेंट ईयर्स, यानी कि वही 3 साल की कहानी पूरी करनी है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने। लेकिन आगे क्या कह रहा है? इफ टोक्यो प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल द रिडेम्पशन डेट। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? कोई जो बता सके मुझे। जी, टोक्यो प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल द रिडेम्पशन डेट, क्या कहना चाह रहा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट राइन, शाबाश। और बाकी लोग प्लीज पार्टिसिपेट करें। सीन ऑन है, सीन ऑन है, हमसे बता दो। सीन ऑन है भाई, सीन ऑन है 105960 का, बता रहा हूं। पहले मुझे बताएं कि ये पहले ए के अंदर क्या कहना चाह रहा है। टोक्यो प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल द रिडेम्पशन डेट, कह रहा है कि मेच्योरिटी डेट तक मैं इसको होल्ड करूंगा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कौन सा मेथड यूज करना है? अरे बोलो ना। हाँ, एमोटाइजेशन करनी है, एमोटाइज मेथड यूज करना है, एमोटाइज कॉस्ट करना है। चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कह रहा है टोक्यो में सेल द बॉन्ड if the possibility of an investment with higher return arises। टोक्यो में सेल द बॉन्ड, अब कौन सा मेथड है बताओ? ये बी के अंदर कौन सा वाला मेथड करना है? वेरी गुड, वेरी गुड, ओह वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। और बोले, सब बोले वेरी गुड, शाबाश। हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, वेरी गुड। अच्छा, तीसरा पढ़ें। टोक्यो प्लान टू ट्रेड द बॉन्ड इन द शॉर्ट टर्म, बताएं। शाबाश, वेरी गुड। जी हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसका मतलब इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे हम। पहले हम करेंगे एमोटाइज कॉस्ट से, फिर करेंगे ओसीआई से, फिर करेंगे पीएनएल से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ना स्टार्ट करते हैं जरा। पहले हम यहाँ पे करने आ रहे हैं ए रिक्वायरमेंट। ए रिक्वायरमेंट के अंदर करना क्या है? हमें यूज करना है एमोटाइज कॉस्ट मेथड। एमोटाइज कॉस्ट मेथड कैसे यूज करेंगे? नंबर वन, सबसे पहला कॉल हम लेंगे ईयर। नंबर टू, ओपनिंग बैलेंस। नंबर थ्री, इफेक्टिव रेट। नंबर फोर, कूपन रेट। और क्लोजिंग बैलेंस। 3 साल का बॉन्ड है, 2001, 2002, 2003। चलिए जनाब, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है कोई जो मुझे बता सके ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? है कोई जो मुझे बता सके कि ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? जी। नहीं लिफ्ट कराते ना आप लोग मुझे। मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते आप लोग। सुनते ही नहीं है मेरी, सबके सब नहीं सुनते मेरी। कोई सुनता ही नहीं मेरी। 95,000 होगा ओपनिंग बैलेंस। अभी लास्ट मैंने रूल्स बताए थे एमोटाइज कॉस्ट के। लास्ट मैंने एमोटाइज कॉस्ट के रूल्स बताए थे। 3 बातें मैंने लिखवाई थी। इफेक्टिव रेट विल बी अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। कूपन रेट विल बी अप्लाइड ऑन द
वैल्यू। हाँ, अब सब लाइन पे आ रहे हो। और तीसरा रूल क्या लिखवाया था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आवाज आ रही है आप लोगों को? 3 बातें मैंने बताई थी जब मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट स्टार्ट किया था। नंबर वन, इफेक्टिव रेट विल बी अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। कूपन रेट विल बी अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। तीसरी अमाउंट जो लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, देखें जरा। क्या लिखवाई थी तीसरी अमाउंट, बताएं जरा मुझे। बोले ना, तीसरी अमाउंट क्या लिखवाई थी मैंने? हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके पास दी हुई है 2000, ये कैपिटलाइज होगी। विच मींस नाउ द टेबल विल स्टार्ट फ्रॉम 95,000 की इन्वेस्टमेंट ते 2000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये टोटल हो जाएगा 97,000। इफेक्टिव रेट कितना दिया हुआ है? इफेक्टिव रेट कितना दिया हुआ है? 8%। 2000 में घर से लाया हूं भाई अभी। अबे ट्रांजिशन कॉस्ट है ना यार हमजा। हमजा, ये 2000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट है मेरी जान, ये लिखा हुआ है इधर, ये रहा। इनकरिंग द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ 2000। और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब 95,000 तुमने इन्वेस्ट किए थे और 2000 की ट्रांजेक्शन, इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 97,000 की। इसके ऊपर इफेक्टिव रेट लगाओ 8%। कितना आया था अभी बताया भी था? 7760। यही आ रहा है, चेक करें प्लीज। कूपन रेट कितना परसेंट है? कूपन रेट कितना परसेंट है? 5%। कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू कितनी है? 1 लाख, वेरी गुड। 1 लाख के ऊपर 5%, 1 लाख के ऊपर 5% कितना आ रहा है? 5,000। ओपनिंग बैलेंस प्लस इफेक्टिव रेट माइनस कूपन रेट इज इक्वल टू। जी, 99760। चलें, इस ईयर का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। 99760। जल्दी से इफेक्टिव रेट लगाएं जरा, कितना आ रहा है? शाबाश। 7981, डबल ए 5,000 माइनस करें, शाबाश जल्दी से। 102741। जो इस ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। इफेक्टिव रेट। एट टू वन नाइन, दोनों को प्लस करके बताएंगे। लास्ट ईयर है ये, लास्ट ईयर है ये।
बताएं जरा जल्दी से, लास्ट ईयर जल्दी से, दोनों को प्लस करके बताएं कितना अमाउंट आ रहा है। 1,10,960, और ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 0। ऐसा ही है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट इसके अंदर वही सारी। इंटरेस्ट इनकम ईयर 1 का जल्दी बताएं जरा, इंटरेस्ट इनकम ईयर 1 का, इंटरेस्ट इनकम ईयर 1 का। वेरी गुड, शाबाश, सब जवाब दे, सब जवाब दे, वेरी गुड। अच्छा, व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिपोर्टेड इन ईयर 2? ईयर 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की कितनी अमाउंट रिपोर्ट होगी? ईयर 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की कितनी अमाउंट रिपोर्ट होगी? वेरी गुड, शाबाश। करंट एसेट, वेरी गुड, करंट एसेट रिकॉर्ड होगी, शाबाश। अच्छा, बोला जादू, फिर करता हूं। लास्ट ईयर की जो पेमेंट होती है इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक शामिल होता है कूपन अमाउंट, और एक क्या होता है बताओ? कूपन अमाउंट, और दूसरा, वेरी गुड, रिडीमेबल वैल्यू। कूपन 5,000 है। 1,10,960 में से 5,000 माइनस करो, बाकी कितना बचा? 1,05,960। अच्छा, अब ये 1,05,960 कैसे है पता है आपको? हमने अभी क्वेश्चन जब देखा तो उसके अंदर कहा था कि बॉन्ड रिडीम होगा 5,960 ओवर द नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू थी 1,00,000, ऐसा ही है, और इसके ऊपर 5,960 ऊपर मिलेंगे, यानी कि 1,05,960, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू। अगर ये ओवर द नॉमिनल वैल्यू की बात ना करता, फाइव ने फिर इंटरेस्ट, यार राइन आप जो है ना इंटरेस्ट के पीछे पड़ेंगे। ये मतलब ये बिठाने के लिए होता है, लमसम होता है ये, यानी कि कुछ इसके अंदर इंटरेस्ट होगा, कुछ प्रिंसिपल की अमाउंट होगी। इसको आप प्योर इंटरेस्ट ना कहें, ये मिक्स होगा इसके अंदर। यानी कि 1,05,960, दैट इज द टोटल, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू। ये रिडीमेबल वैल्यू है, दैट विल बी पेड इन द लास्ट ईयर। जी, यहां तक क्लियर है सबको? बताएं जरा। अगर ये 5,960 वाली बात नहीं लिखी होती ना क्वेश्चन के अंदर, तो मेरी जो रिडीमेबल वैल्यू होती वो 1,00,000 की हो जाती। सही कह रहा हूं मैं? जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि रिडीमेबल वैल्यू इज नॉर्मली इक्वल टू पार वैल्यू, इज नॉर्मली इक्वल्स टू पार वैल्यू। जी, क्या मेरी बात समझ में है सब? चले, अब इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से करना है। इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से करना है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गाइज रेडी फॉर इट? सर ये कैसे होगा? इसके लिए भी कॉलम्स बनेंगे। क्या हुआ हमजा? क्यों रेडी नहीं है भाई, क्या हुआ हमजा? जी, स्टार्ट करूं मैं? हाँ, भूख लग रही है, लगता है तो सैलानी के दस्तर पे ऑफर आई है। सुबह तुम्हें नाश्ता करना था, अभी तुम्हें भूख लग रही है। भुक्कड़ सिंह बन गया दूल्हा। तो जनाब, ईयर, दूसरा कॉलम बनेगा ओपनिंग बैलेंस, गौर से देखिएगा जरा। तीसरा कॉलम बनेगा इफेक्टिव रेट। चौथा कॉलम बनेगा कूपन रेट। पांचवा कॉलम बनेगा क्लोजिंग बैलेंस है। सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, हूबहू हूबहू, ये देखिए 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 देखिए। सर ये तो बिल्कुल हूबहू लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो कॉलम्स और ऐड होंगे। नंबर वन, फेयर वैल्यू। नंबर टू, फेयर वैल्यू गेन और लॉस। एक बात याद रखना यार, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे फेयर वैल्यूज गिवन थी, लेकिन एमोटाइज कॉस्ट करते वक्त हमने इनको इतू सी भी लिफ्ट नहीं कराई। कितनी सी लिफ्ट नहीं कराई? इतू सी भी लिफ्ट नहीं कराई हमने इनको। तो अपने पास लर्निंग आउटकम लिखना है कि एमोटाइज कॉस्ट मेथड के अंदर हम फेयर वैल्यू को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, इररेलेवेंट है बिल्कुल। एमोटाइज कॉस्ट मेथड के अंदर फेयर वैल्यू के साथ वही करना है जो आपके घर वाले आप लोग के साथ करते हैं। क्या?
इग्नोर, वेरी गुड। तो सर ये फेयर वैल्यू दी हुई क्यों है? बाबा ये पार्ट बी और पार्ट सी के लिए दी हुई है। अगर एग्जाम के अंदर वो आपसे कहता है एमोटाइज कॉस्ट मेथड को यूज करें और फेयर वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं है एमोटाइज कॉस्ट के अंदर। हाँ लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई करेंगे तो ऑब्वियसली काम है। चलिए आप देखते हैं जरा होगा कैसे। गियर वन। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का रूल याद रखिएगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं। ओसीआई में भी करते हैं और एमोटाइज कॉस्ट में भी करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है दैट इज अ फेयर वैल्यू, राइट? यानी कि जिस वैल्यू पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इट मींस फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेम गोज विद एमोटाइज कॉस्ट। एमोटाइज कॉस्ट में भी यही रूल था, इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इट मींस कि यहां पर भी आपके पास होगा क्या, 95,000 की इन्वेस्टमेंट थी प्लस 2,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सो दिस विल मेक 97,000। इफेक्टिव रेट 8% है, यहां पे लिख देता हूं ताकि याद रहे। कूपन रेट 5% है। चलें, इफेक्टिव रेट 97,000 का इफेक्टिव रेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 7760, राइट? 7760। तो हमने यहाँ पे 7760 यहाँ पे लिख दिया। कूपन रेट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू, जो कि 5,000 है हमारे पास। ओपनिंग प्लस इफेक्टिव माइनस कूपन। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था, बताया जरा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था? 99760। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया, वही एमोटाइज कॉस्ट वाला ही सिस्टम चला है अभी तक फिलहाल। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताएं जरा प्लीज पहले। यहां तक सब मेरे साथ हैं? क्या तमाम कारकुनान मेरे साथ हैं? क्या तमाम जियाले और जियालियां मेरे साथ हैं? चलिए जनाब, अब ईयर वन के एंड पे, ईयर वन के एंड पे मुझे दी हुई है फेयर वैल्यू। ईयर वन के एंड पे मुझे दी हुई है फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2001। फेयर वैल्यू दी हुई है, कितनी फेयर वैल्यू दी हुई है? 1,00,000, 1,10,000। फेयर वैल्यू दी हुई है 1,10,000। हमने अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया हुआ 99,760 पे, और उसकी फेयर वैल्यू हो गई है 1,10,000। मुझे बताओ इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, कम हो गई है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10,240 से वैल्यू बढ़ गई है। इट्स अ गेन, इट्स अ गेन। ये फेयर वैल्यू गेन कहलाएगा, और याद रखना ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। अगर मैं आपको इस गेन की एंट्री बना के दिखाऊं तो एंट्री कुछ यूं बनेगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ओसीआई में जाएगा। 10,240, 10240। जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो? जी, तमाम लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें जरा प्लीज। एवरीवन, फहद, आयशा, हमजा, मरियम, मोहम्मद अली। जी, रिस्पॉन्ड करें जरा, क्या ये बात समझ में आ रही है? लॉस क्यों होगा मेरी जान? एक 10 वाला, सॉरी, 9,97, 99,760 वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 हो गई है ना हमजा? हमजा बात समझ रहे बेटा?
अच्छा जनाब, अब प्राइम ये कह रही है कि सर ये ओसीआई में ट्रांसफर कर दिया। सर ओसीआई के बाद उसको फिर हम फर्दर ट्रांसफर करते हैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व में। ठीक है राइन। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व है ना, इट्स लाइक अ रीवैल्यूएशन सरप्लस इफ यू रिमेंबर। है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस की तरह, लेकिन एक फर्क है। याद रखना, रीवैल्यूएशन सरप्लस कैन नेवर बी इन नेगेटिव, इट विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। आईएस 16 में देखा है हमने ये। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता था तो वो पीएनएल में चार्ज करवाता था, कहता था रिवैल्यूएशन सरप्लस को कभी नेगेटिव में शो मत करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट रिजर्व से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन ईदर बी इन पॉजिटिव और इट कैन ईदर बी इन नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन आ गया तो इसका कोई भी डिक्लाइन पीएनएल में चार्ज नहीं होगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की बात कर रहा हूं। तो इसका कोई भी डिक्लाइन होगा वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व में ही डेबिट होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट रिजर्व नेगेटिव में क्यों ना चला जाए। ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि सरप्लस में यानी कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में और इन्वेस्टमेंट रिजर्व में क्या फर्क है, तो उसको कह देना कि रीवैल्यूएशन सरप्लस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई डिक्लाइन ज्यादा हो गया तो वो पीएनएल में चार्ज होगा, इंपेयरमेंट लॉस इफ यू रिमेंबर। जबकि इन्वेस्टमेंट रिजर्व कैन ईदर बी पॉजिटिव और इट कैन ईदर बी नेगेटिव। जी, यहां तक क्लियर है सबको? हेलो? चलिए ना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सुनिएगा जरा। 2002, मुझे बताएं, हमने लास्ट ईयर यानी कि 2001 में इन्वेस्टमेंट को कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड किया है? नहीं हमजा, 1 लाख। वेरी गुड मरियम। भाई फेयर वैल्यू पे ले आए ना हम। फेयर वैल्यू हमने तफरी के लिए थोड़ी कैलकुलेट की थी। 99760 थी, लेकिन फिर हमने उसको फेयर वैल्यू पे लेकर आए 1,10,000। यानी कि हमने यहाँ पर एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,240 से। इसका मतलब अब मेरी इन्वेस्टमेंट 99760 नहीं है। अब मेरी इन्वेस्टमेंट 99760 के अंदर इंक्रीज हुआ 10,240। अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,10,000। हमजा समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख तो दिया 1,10,000। गौर से सुनिएगा आप जरा। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट 1,10,000 के ऊपर अप्लाई करेंगे। जी बताएं जरा, इफेक्टिव रेट 1,10,000 के ऊपर अप्लाई करेंगे। जी बताएं जरा। जी जनाब, 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मेरी बात सुनने देंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया 1,10,000 के ऊपर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी के अंदर मेरे पैसे कितने लगे हुए हैं? कंपनी के अंदर मेरे पैसे कितने लगे हुए हैं? 1,10,000 रुपए लगे हुए हैं। मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट को 1,10,000 पे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा मैं उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन कंपनी के अंदर जो मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? वेरी गुड, 99760। इसका मतलब ये है कि कंपनी बेवकूफ थोड़ी है।
क्यों फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देगी? कंपनी कहेगी भाई जितने तेरे पैसे लगे हुए हैं ना उतने भी तुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ी मार्केट वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो हम तुम्हें मार्केट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। जो पैसे तुम्हारे कंपनी के अंदर इंजेक्टेड हैं, इन्वेस्टेड हैं, उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो पता क्या चला कि सर इंटरेस्ट उठाएंगे हम यहां से, इंटरेस्ट उठाएंगे हम यहां से, यानी कि इंटरेस्ट उठाएंगे 7981 वाला, 7981 वाला इंटरेस्ट उठेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। नो डाउट मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जिस कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मुझे मार्केट वैल्यू पे थोड़ी इंटरेस्ट देगी। वो तो कहेगी जितनी अमाउंट इन्वेस्टेड है उतनी अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बेचना चाहते हो तो बेच दो, तुम्हें ज्यादा पैसे आ रहे हैं वो अलग बात है, तुम्हें गेन हो जाएगा डिस्पोजल के ऊपर। लेकिन याद रखना कि हम जो इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टेड अमाउंट पे ही मिलेगा। तो पता चला कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मैं कर नहीं सकता जब तक कि एमोटाइज कॉस्ट ना किया हो, क्योंकि इंटरेस्ट जो हम यहां पर पुट करेंगे वो एमोटाइज कॉस्ट वाला ही इंटरेस्ट पुट करेंगे। जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, बोलिए। जी जनाब बताइए जरा प्लीज। एवरीवन। हमजा, हुजैफा, अली, फहद, आयशा, मरियम। चलें कूपन रेट, कूपन अमाउंट कितना होगा? कूपन अमाउंट कितना होगा? 5000 इज इक्वल टू, बताएं जरा। 110 प्लस 7981 माइनस 5000, यानी कि इन्वेस्टर कह रहा है मेरे 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई थी मार्केट वैल्यू पे, 7981 का इंटरेस्ट, 5000 कूपन माइनस, तो कितना बच रहा है देखिए जरा। 112,981। और फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? फेयर वैल्यू ईयर टू के एंड पे फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 1,04,000, 1,04,000। अब मुझे बताएं ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई है? हमजा तू बता भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई है? गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? बता हमजा। 112,981 से इसकी वैल्यू हो गई है 1,04,000। जी बताएं जरा, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? 8981 का लॉस हो रहा है, वेरी गुड। 8981 का लॉस हो रहा है। अगेन ये लॉस कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये ओसीआई में जाएगा, यानी कि इसकी एंट्री कुछ यूं बनेगी, ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 8981। अच्छा फिर राइन एक बात पूछ रही है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट रिजर्व क्यों नहीं आ रहा? ओहो, चलिए यूं कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रिजर्व डेबिट और ओसीआई क्रेडिट 8981, 8981। जी डन, यहां तक क्लियर है? चले अब 2003 का मुझे बताइए जरा। 2003, अब मुझे बताओ सा, 2003 का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 2003 का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? गुड जी हमजा। शाबाश, 1,04,000, 1,04,000 के ऊपर लगाए जरा इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है?
जल्दी जल्दी। जी बताएं जरा, 1,04,000 के ऊपर इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है? हेलो। जी 1,04,000 के ऊपर इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है? शुक्रिया हुजैफा भाई, आपका बड़ी मेहरबानी यार। जजाकल्ला भी, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को बहुत जजा खैर दे, आप लोगों ने जवाब दिया। माइनस, अच्छा अब एक चीज के अंदर सुनिएगा जरा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर, मैं यहाँ पर जो लास्ट है यानी कि ईयर 3, ईयर 3 के अंदर मैं पूरी अमाउंट माइनस नहीं करूंगा। मैं पूरी अमाउंट माइनस नहीं करूंगा, सिर्फ 5,000 माइनस करूंगा, यानी कि जो कूपन अमाउंट है, कूपन अमाउंट यहाँ पर माइनस कर देते हैं। कूपन अमाउंट माइनस करके बताएं जरा कितना आ रहा है। एक चीज समझानी है इसलिए बोल रहा हूँ, करके बताएं जरा। 102, सॉरी 107,219, 107,219। अच्छा अब सुनिए जरा। एक मर्तबा आईकेएप के एग्जामिनर ने, नॉर्मली ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पीएनएन ये आपके पेपर में नॉर्मली टेस्ट नहीं होता, लेकिन एक मर्तबा आईकेएप के एग्जामिनर ने कराई है, हो सकता है आपका एग्जामिनर भी बदतमीजी करे, कि क्लोजिंग बैलेंस यानी कि आपके पास आ गया 107,219, क्यों माइनस नहीं कराया समझा रहा हूँ। एग्जामिनर की एक मतलब रिक्वायरमेंट आई थी, अगर वो आपसे कहता है कि ईयर 3 के एंड पे मुझे फेयर वैल्यू गेन और लॉस बताओ, ईयर 3 के एंड पे मुझे फेयर वैल्यू गेन और लॉस बताओ, अब आप करेंगे क्या? ईयर 3 को माइनस करके उसको तो नील कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस को। तो अगर एग्जामिनर आपसे मेच्योरिटी पीरियड यानी कि जिस ईयर में लास्ट पेमेंट है या लास्ट ईयर है वो, उसका अगर फेयर वैल्यू गेन और लॉस पूछता है, तो आप करेंगे क्या? आप इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, लाइक कूपन को जैसे माइनस करके हम करते हैं कैलकुलेट। अब फेयर वैल्यू चाहिए सर, अब क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू तो कहीं गिवन ही नहीं है, ईयर 1 और 2 गिवन, 3 की तो गिवन ही नहीं है। तो याद रखिएगा आईएफआरएस ये कहता है कि ईयर 3 की जो फेयर वैल्यू है, ईयर 3 की जो फेयर वैल्यू है इज इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू, इज इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू, यानी कि इसकी रिडीमेबल वैल्यू ही इसकी बेस्ट फेयर वैल्यू है। और सही है ना यार, फेयर वैल्यू किसको कहते हैं कि ये कितने में बिकेगा? तो तुम्हें रिडीमेबल वैल्यू भी तो यही है कि तुम्हें कितने पैसे इसके मिल रहे हैं, इस बॉन्ड के कितने पैसे मिल रहे हैं। तो रिडीमेबल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 3 या एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड। ये सिर्फ तब करना है अगर एग्जामिनर आपसे मेच्योरिटी पीरियड पे गेन और लॉस पूछता है तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और फेयर वैल्यू हम लेंगे, और फेयर वैल्यू जो हम यहाँ पे लेंगे दैट इज दी रिडीमेबल वैल्यू। और रिडीमेबल वैल्यू कितनी है? रिडीमेबल वैल्यू, हाँ 105,960, वेरी गुड लाइन, शाबाश। 105,960, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू। ये रिडीमेबल वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे एज अ फेयर वैल्यू। अब मुझे बताएं 1,07,000 वाला, 107,219 की अब जो फेयर वैल्यू 105,960 आ रही है, तो मुझे बताएं गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है?
1259, 1259 का यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज दी लॉस। 1259 का हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज दी लॉस। लेकिन ये कब करेंगे, अगर एग्जामिनर आपसे मेच्योरिटी ईयर एंड पे यानी कि मेच्योरिटी पीरियड के एंड पे अगर फेयर वैल्यू गेन और लॉस पूछता है तो ये मत कहिएगा जीरो है, नहीं जीरो नहीं है। मैं क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करूंगा और जो फेयर वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द रिडीमेबल वैल्यू। जी आर वी क्लियर ऑन दिस वन? चलिए मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ What amount of interest income to be recognized in year one? What amount of interest income to be recognized in year one? Shabash, very good. What amount of, at what value the investment should be reported at the end of the year one? At what value the investment should be reported at the end of the year one? Nice, very good. What amount of fair value gain should be recognized in the year one? What amount of fair value gain that should be recognized in the year one? Good. That is 10240. That is a fair value gain. And whether this gain will be recognized in P&L? Whether this gain will be recognized in P&L? OCI. Very good, Shabash. जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा अब इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फेयर वैल्यू थ्रू P&L का रूल क्या है? नंबर वन, जी ले लें, एसएस ले लें। जी इत्तेफाक है, हम सब इत्तेफाक है बिल्कुल। इट्स अ कोइंसिडेंस। नहीं नहीं कोई लॉजिक नहीं भाई, इत्तेफाक है हमजा भाई। चलिए जनाब, अब आते जरा फेयर वैल्यू थ्रू P&L। फेयर वैल्यू थ्रू P&L के अंदर रूल नंबर वन, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट विल बी calculated and recorded at coupon rate। इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे रिकॉर्ड करेंगे वो कूपन रेट पे करेंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे इफेक्टिव रेट पे नहीं होगा। याद रखिएगा, एमोटाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इन दोनों के अंदर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे इफेक्टिव रेट पे और इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर लगाते थे। इफेक्टिव रेट और इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर लगाते थे। यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कूपन रेट के ऊपर, और कूपन रेट इज ऑलवेज अप्लाइड एट द पार वैल्यू। कूपन रेट इज ऑलवेज अप्लाइड एट दी पार वैल्यू। पार वैल्यू के ऊपर लगता है हमेशा। यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर नहीं होगा। मैं ये वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ जो P&L में जाएगा। तो P&L के अंदर जो इंटरेस्ट जाएगा वो कूपन रेट वाला जाएगा। पार वैल्यू पे जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो P&L के अंदर रिकॉर्ड होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी एक्सपेंस्ड आउट इमीडिएटली, will be expensed out immediately।
क्या मतलब विल बी एक्सपेंस आउट का मतलब पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर ट्रांजिशन कॉस्ट को हम इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लस या ऐड या एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन का आंसर है इसका। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहा है टोक्यो प्लान टू ट्रेड द बॉन्ड इन द शॉर्ट टर्म सेलिंग इट फॉर द फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी। कह रहा है कि 1 जनवरी को हमने बेच भी दिया, तो इसका मतलब ये कि जब 1 जनवरी को बेच दिया तो सिर्फ 1 साल की इसकी अकाउंटिंग होगी। और उसके अंदर जो पार वैल्यू दी हुई थी 1 साल की अकाउंटिंग में क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसकी पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 1 लाख थी। इस बॉन्ड की पार वैल्यू फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 1 लाख थी। इस 1 लाख के ऊपर, इस 1 लाख के ऊपर लगेगा कितना परसेंट, लगेगा कितना परसेंट लगेगा, कूपन रेट कितना है, 5%। कूपन रेट कितना है, 5%। जी मुझे बताएं जरा, कूपन रेट कितना है, 5% है। 5% लगाएं जरा, कितना आ रहा है? जी जनाब, 5,000, ये 5,000 क्या आपके पास, ये 5,000 क्या आपके पास सर, ये इंटरेस्ट है सर, ये वो इंटरेस्ट है जो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। ये वो इंटरेस्ट है जो पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगा। ये वो इंटरेस्ट है जो पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर हम इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो कूपन अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। कूपन अमाउंट पे कैलकुलेट क्यों? क्योंकि यार लॉन्ग टर्म ही नहीं है ना। देखो एमोटाइज कॉस्ट और ओसीआई में हमने क्या कहा था कि हम इसको 3-5 साल तक पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि इंटरेस्ट जो है ना वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करो। अरे ये पीएनएल लिया क्या है? ये वो बकरा है जो बड़ा फरोख्त है। ये तो फॉर सेल है ये तो तुमने जो बॉन्ड परचेज किया किया ही ट्रेडिंग के लिए। तो उसका मतलब ये है कि इसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है वो डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड कर दो, वही तुम्हारी इनकम है। कल को तुम्हें पता ही नहीं है कि कल तक तुम्हारे पास ये बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। सो वट एवर द अमाउंट यू हैव अर्न, वट एवर द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है। अच्छा अब अब अगर देखें तो मेरे पास ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख के ऊपर मेजर्ड है। 1 लाख के ऊपर मेजर्ड है। ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू, ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी, फेयर वैल्यू कितनी हो गई थी? 1,10,000, 1,10,000। तो इसका मतलब ये कि 1,10,000 क्या है, दैट इज अ फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे 10,000 का आपके पास आ रहा है, दैट इज अ फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन। और इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। 10,000 से एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। 1,05,000 क्यों? 1,10 थी ना फेयर वैल्यू। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो प्लस नहीं करेंगे इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे रहेगी। कूपन अमाउंट को हम प्लस नहीं करेंगे। कूपन देखिए, लॉजिक समझे ना इसकी, लॉजिक समझे इसकी। हम इफेक्टिव रेट को क्यों प्लस करते थे, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता था। अगले साल आपको उस बड़ी हुई इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो 5,000 है, क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा? नहीं। तो मुझे उसको प्लस करने की जरूरत भी नहीं है। 10,000 इंटरेस्ट इनकम नहीं है, ये 10,000 फेयर वैल्यू गेन है हमजा।
फेयर वैल्यू गेन है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की, फेयर वैल्यू हो गई 1,10,000। जी यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। रिडीमेबल कितना होगा? रिडीमेबल, रिडीमेबल लास्ट शेयर में होता है मिस राहीम। हमें तो ये अगले साल तो बेच दिया उसने। ये सारी चीजें ना इररेलेवेंट है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर, क्योंकि ये वो अब आप बोलेंगे गोश्त कितना मिलेगा, गोश्त कितना निकलेगा, और खाल कैसी होगी, और खाल से जैकेट बनेगी, पर्स बनेंगे। वो तो वो सोचे ना जिसने उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा हो। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तो उसको बेच देंगे। हाँ 5,000, 5,000 एक्सपेंस आउट होगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ हमजा। ये पीएनएल के अंदर एक्सपेंस नहीं, इनकम होगा ये। 5,000 ये इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये 5,000 की इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी हमजा। हमजा बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर, कोई टेबल कुछ नहीं है। दो तीन बातें सिंपल अपने जहन में रखनी। नंबर वन, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, कुछ नहीं। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर आपने करना क्या है, जो आपकी कूपन अमाउंट है, जो कूपन रेट है, उस कूपन रेट को हम यहाँ पर पार वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, वो आपका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। सिंपल, कोई टेबल नहीं बनेगा। आपने आपने पार वैल्यू के ऊपर कूपन रेट लगाया, ये पीएनएल में चला जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसी पार वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, जो डिफरेंस आ रहा होगा वो फेयर वैल्यू गेन हो जाएगा। मिक्सअप होने का कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर मैं सम अप करूं, तो मैं कर रहा हूं फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर दो चीजें, नंबर वन इक्विटी, नंबर टू डेट। अगर आप समराइज नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो पकौड़ा बनेगा। मैंने पहले ही कहा था ये स्टैंडर्ड लेंथी है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, ये हमने प्रीवियसली देखा था। इक्विटी को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, इक्विटी का मतलब है दैट इज द ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा डेट, अगर मैं डेट की बात करता हूं, तो डेट के अंदर मैं बात कर रहा हूं लोन की, डेट के अंदर मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड्स की, डेट के अंदर बात कर रहा हूं डिबेंचर्स की। अगर आपने बॉन्ड, डिबेंचर या लोन खरीदे हैं, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे तीन मेथड्स हैं। नंबर वन एमोटाइज कॉस्ट, टेबल बना के करेंगे। नंबर टू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, वही टेबल बना के करेंगे। नंबर थ्री फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, कोई टेबल नहीं बनेंगे, सिंपल कैलकुलेशन होगी। और मैंने एक और बात आपसे कही थी कि सर आपके पेपर के अंदर, आपके किट के क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे एमोटाइज कॉस्ट के। कोर्स का पार्ट जरूर है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पीएनएल, लेकिन एग्जामिनर नॉर्मली जो टेस्ट करता है वो एमोटाइज कॉस्ट करता है, जिसकी हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस की है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल नॉर्मली एग्जामिनर टेस्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि कोर्स का पार्ट है और आपको पूरा यकीन है अपने ऊपर कि सारी बुराइयां आपके ऊपर आके खत्म होती हैं, सो ऑब्वियसली इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैसे करेंगे। ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अगर एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये दो तीन बातें आपने जहन में रखनी है कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इन्वेस्टेड अमाउंट पे नहीं होगा, कूपन अमाउंट के ऊपर यानी कि पार वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। कूपन रेट लगेगा किस पे लगेगा? पार वैल्यू पे, तो आपके पास इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। बहुत बहुत तो अगर पूछा तो एग्जामिनर ये इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल यूजिंग द फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। जी क्या ये बात समझ में आ रही है?
चलिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें जरा प्लीज। और पहले तो मुझे बताएं क्वेश्चन बढ़ गया कि इसके अंदर मेथड कौन सा कह रहा है, मेथड कौन सा कह रहा है जल्दी। ये क्वेश्चन कर लें फिर ऑफ देता हूं आप लोगों में, ऑफ दे दूं, बड़ा बड़ा ऑफ दूं, जल्दी से जल्दी, शाबाश। अबे यार क्या तुम लोग बड़े बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो यार। चले फिर एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये तीनों क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन नंबर 16, 15 मैं करवाऊंगा, 15 मैं करवा दूंगा, 15 मैं करवा दूंगा। ये क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करने, ये क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फाइनेंशियल लायबिलिटी स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच। उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज देखिए याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है इसके अंदर, खिचड़ी बहुत बनी हुई है इसके अंदर, ये मैंने नहीं बनाई, घर से नहीं लाया मैं, ये बाय डिफॉल्ट आईएफआरएस के अंदर है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो इसकी प्रैक्टिस करें, एक मतलब प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने क्लासेस के अंदर किया उसको रिकॉल करेंगे, होपफुली इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दिएगा। थैंक यू सो मच।